को बहुत तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन इस तरीके से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, बहुत फ़ायदा होगा। शुरू करते हैं। इसका मैंने पार्ट 7 तक यानी कि अध्याय 7 तक पढ़ा चुका है। आप लोग जाके प्ले लिस्ट में चेक करते हैं या फिर चैनल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। इसको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। साधारण सा टॉपिक है, अभी 6 क्लास में साधारण सा ही चलता है, लेकिन हाँ साधारण सा भी कभी कभी महत्वपूर्ण रोल निभा देता है। शुरू में है, यदि पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। यह तिरुक्कुरम नाम का कोई व्यक्ति था या कोई संस्था हो, जो भी मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके द्वारा यह कहा गया है। आगे देखिए। ग्रीष्मकाल की एक दोपहर में आवी और थिरव शिकंजी का आनंद ले रहे थे। शिकंजी में बर्फ देखकर थिरव के मन में अनायास ही बर्फ और जल की प्रकृति के बारे में विचार आने लगे। वह चकित होकर सोचने लगे, क्या देखिए क्या सोच रहा है यह बालक। सोच रहा है कि छूने पर बर्फ ठोस लगती है और इसे हम अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं, जबकि जल को इस तरह नहीं पकड़ा जा सकता है, इसलिए यह दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। यह बालक सोचता है, लेकिन यह बालिका कहती है नहीं, ये दोनों एक ही पदार्थ हैं। आइए कैसे इस बात को आगे समझेंगे। आवी के विचार थिरव से अलग हैं। क्या आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं वे ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बालिका कहती है, जब हम जल को प्रशीतित्र यानी कि हिंदी वर्ड इंग्लिश है, रेफ्रिजरेटर के अंदर हिमीकरण यंत्र यानी कि फ्रीजर में रखते हैं और जांचते हैं कि क्या यह बर्फ में परिवर्तित होता है। हाँ, मैं जानता हूँ, जब जल को हिमीकरण यंत्र में रखते हैं यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और संभवतः फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता है। क्या आपको लगता है कि थिरव सही है? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? चलिए क्रियाकलाप के द्वारा हम इसकी जांच करते हैं। कप में बर्फ का एक टुकड़ा डालें, इसे मेज पर रखें और इसका अवलोकन करें। बर्फ धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो जाता है। इस अवलोकन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या इसका अर्थ है कि बर्फ और जल एक ही पदार्थ है? हाँ, बर्फ और जल एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। इन रूपों को अवस्थाएं कहा जाता है। जल की ये विभिन्न अवस्थाएं अपने व्यवहार में कई अंतर रखती है। जल बहता है पर बर्फ नहीं बहता है। जल छलकता है, बर्फ नहीं छलकता है। देखिए आगे है, जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच। वर्षा काल की एक सुबह है। विद्यालय जाते समय आवी और थिरव देखते हैं कि खेल के मैदान में कई गड्ढे हैं जिनमें जल भरा हुआ है। उस शाम जब वे मैदान में खेलने गए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ गड्ढे में जल की मात्रा कम हो गई है। क्या आपने कभी गड्ढे में जल को विलुप्त होते देखा है? यह कहाँ जाता है? अपने मित्रों से इसकी चर्चा कीजिए। आपने जल को और कहाँ विलुप्त होते देखा है? क्या आप कोई संभावित कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि बर्तन धोने के कुछ समय बाद बर्तन की सतह पर बचा हुआ जल सूख जाता है। क्या आपके द्वारा पहले सोचा गया कारण इस स्थिति में भी जल के विलुप्त होने की व्याख्या करता है? आवी सोच रही थी कि बर्तनों की सतह से जल रिस गया होगा। थिरव सोचता है कि बर्तनों की सतह से जल नहीं रिसता है। यह क्रियाकलाप की रूपरेखा बनाए और जांच करे कि किसका कथन सही है। देखिए क्रियाकलाप आई जांच करें। 8.1 में दर्शाए गए स्टील की एक प्लेट या थाली में एक चम्मच जल डाल दें। देखिए कि जल प्लेट से दूसरी ओर रिश्ता है या नहीं। ठीक है, इसे नियमित अंतराल पर तब तक देखते रहें जब तक जल पूरी तरह से विलुप्त ना हो जाए। आप क्या अनुमान लगाते हैं? क्या यह क्रियाकलाप इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता है? यदि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता है तो फिर जल कहाँ गया? यह जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे जल वाष्प कहते हैं। ठीक है, यह जल कहाँ गया? यह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया और इसे जल वाष्प कहते हैं। देखिए जल वाष्प की दूसरी अवस्था है। आइए एक और अवलोकन के बारे में सोचें जहां आप देखते हैं कि जल विलुप्त हो रहा है। जब हम डोसा बनाते हैं तब हम गर्म तवे पर जल छिड़कते हैं और जल विलुप्त हो जाता है। यह कहाँ जाता है? ठीक है, देखिए आइए चित्र बनाए में है लिखा हुआ जल का क्या हुआ होगा, इसके बारे में एक विस्तृत रेखाचित्र नामांकित और शीर्षक के साथ बनाएं। देखिए फिर वही
डोसा के बारे में, गर्म तवे पर जो जल छिड़का जाता है वह भाप में बदल जाता है। भाप वास्तव में जलवाष्प ही है, जिसका कुछ भाग जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाता है। इस चीज़ को हाईलाइट करके फिर से पढ़ेंगे। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को जलवाष्प या वाष्पन कहलाता है या कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कमरे के तापमान पर भी लगातार होती रहती है। क्या आप वाष्पीकरण के अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? देखिए, गीले कपड़े, पोछा लगे फर्श और शरीर के पसीने का सूखना इसका अन्य उदाहरण है। आप क्या सोचते हैं? गड्ढे में जल से विलुप्त होने का क्या कारण है? भूमि में जल के रिसाव के क्या कारण है? जल के वाष्पीकरण के क्या कारण है? इन दोनों के कारण है। जैसे ही आप अपने हाथों पर हैंड सैनिटाइजर मलते हैं तो वह विलुप्त हो जाता है। इसका भी क्या कारण है? चलिए, एक और रहस्य है। अगले दिन आवी, थीरब और उनके मित्र शिकंजी बनाने का फैसला करते हैं। तैयारी के दौरान वे कांच के गिलास में ठंडा जल लेते हैं और उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल देते हैं। कुछ मिनट बाद वह कांच के गिलास की बाहरी सतह पर कुछ रोचक तत्व दिखा देते हैं। आइए ऐसा क्रियाकलाप करके पता करते हैं। एक कांच के गिलास में ठंडा जल ले लीजिए और चित्र 8.2 में दर्शाए अनुसार, चित्र के अनुसार इसमें बर्फ़ का कुछ टुकड़ा डाल दीजिए। इसे 5 मिनट तक बिना हिलाए डुलाए रखें और इसका अवलोकन करें। अपने अवलोकन और मन में उठने वाले प्रश्नों को तालिका 8.1 में अंकित करें। क्या आप कांच के गिलास की बाहरी सतह छूकर पता लगा सकते हैं कि यहाँ कोई परिवर्तन हुआ है? यहाँ आपके कई अवलोकन और प्रश्न हो सकते हैं। आवी ने अवलोकन किया कि कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं। प्रारंभ में जल की बूंदें छोटी बूंदें जमा होती है और ये बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंद का निर्माण कर लेती है। आप उपयुक्त प्रक्रिया को धातु के पात्र के साथ भी कर सकते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जल की बूंदें कहाँ से आई हैं। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें की उपस्थिति को समझाते हुए उसके संभावित कारण बताएं। अपने मित्र से चर्चा करेंगे कि संभावित कारणों को 8.3 में दर्शाएं, लिखें। देखिए, यह बालिका सोचती है कि हो सकता है कि कांच के गिलास से बर्फ निकल कर पिघल गया हो। ठीक है, ये इसी तरह से ये भी कुछ तीनों सोचते हैं। उस चीज़ को अपने देखिए यह कह रही है कि मुझे लगता है कि कांच के गिलास से कुछ जल निकल गया है। फिर ये बोलता है कि नहीं, यह रिस नहीं सकता है, कांच के गिलास में जल का स्तर कम नहीं हुआ है। यह कम हुआ होगा परंतु इतना भी नहीं हुआ होगा कि देखा जा सकता है। अनेक बातें ख्याल मन में आती है। एक लंबी और संकीर्ण बोतल में जल के स्तर में हुआ मामूली परिवर्तन भी सहजता से दिख जाता है। फिर ये कह रहा है कि सामान्य तापमान पर हम किसी और गिलास में जल ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहीं जल का रिसाव तो नहीं हो रहा है। देखिए, इस विषय पर आपके पास भी विभिन्न संभावित कारण हो सकते हैं। आप दूसरों के कारण से सहमत और असहमत हो सकते हैं। आवी और थीरब ने भी कई संभावित कारणों पर चर्चा की। आप इन संभावित कारणों के विषय में क्या सोचते हैं? इसका 8.4 में किया गया है। उपयुक्त तर्क पर चर्चा करते रहें और इस चर्चा में सहायता मिलने वाले साक्ष्य खोजने के लिए क्रियाकलाप संचालित करें। सोचें कि ऐसी जल की बूंदें आपने और कहाँ देखी। आगे देखिए, आपने पौधे पर ओस की बूंदें जरूर देखी होगी। हमें सुबह के समय ओस की बूंदें अधिक देखने को मिलती हैं। जब हम आधे भरे बर्तन में जल उबालकर इसे स्टील की प्लेट से ढक देते हैं तो जल की बूंदें प्लेट की भीतरी सतह पर जमा हो जाता है। ये जल की बूंदें कहाँ से आती है, इसके बारे में भी सोचिए। देखिए, जब वायु में विद्यमान जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आता है तो जल की बूंदें बनती है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया संघनन कहलाता है। देखिए, जब वायु में उपस्थित जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जल की कुछ बूंदें बनती हैं। इस जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया संघनन कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ें। जल के संघनन की प्रक्रिया को समझने के बाद क्रियाकलाप 8.3 पर पुनः विचार करें। क्या क्रियाकलाप 8.3 में कांच के गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देने वाला जल भी संघनन के कारण हो सकता है? आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से इसकी जांच करते हैं। आवी और थीरब अपने कारणों के साक्ष्य खोजने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। आप भी निम्नलिखित
चरणों का पालन कर क्रियाकलाप कर सकते हैं। अपने आकलन को तालिका 8.2 में अंकित करें। देखिए, जल और बर्फ के टुकड़े से आधा भरा हुआ कांच का गिलास लें, एक छोटी स्टील की प्लेट से इसे ढक दें और डिजिटल तराजू पर तौलें। प्रत्येक 5 मिनट पर तराजू की रीडिंग का अवलोकन कर इसे अंकित करें। 30 मिनट तक अवलोकन करने के बाद ऊंचाई एकत्रित कर तालिका 8.2 में अंकित करें। पूर्वानुमान लगाएं कि डिजिटल तराजू पर रखे गए जल के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, क्या बढ़ेगा, घटेगा या फिर समान रहेगा। देखिए, क्या आपके निष्कर्ष आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं। आपके परीक्षण की व्याख्या करें। आपने कांच के गिलास पर जल की बूंदें देखी होगी। वायु से जल वाष्प कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है और संघनन के कारण कांच के गिलास पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। डिजिटल तराजू पर ली गई रीडिंग अब बढ़ गई है। क्या यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल का रिसाव गिलास की सतह से नहीं हो रहा है। क्या हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गिलास के बाहर एकत्रित जल केवल संघनन के कारण है। नहीं, हम क्रियाकलाप 8.4 से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। क्या आप यह दिखाने के लिए और क्या कर सकते हैं कि कांच के गिलास से जल नहीं रिस रहा है। उत्तर खोजने के लिए आप क्रियाकलाप 8.4 में बदलाव कर सकते हैं। देखिए, कांच के गिलास पर जल के स्तर को एक अस्थायी मार्कर या पारदर्शी टेप से चिन्हित कर दें। आप क्या अवलोकन करते हैं, कांच के गिलास में जल का स्तर नीचे नहीं जाता, बल्कि अतिरिक्त जल कांच के गिलास की बाहरी सतह पर जमा हो जाता है। आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि कांच के गिलास से जल नहीं रिस रहा और संघनन के कारण अतिरिक्त जल एकत्रित हो रहा है। इतना जो कहानी पढ़े हैं उसका बस यही है कि जितना भी जल है, कांच के गिलास से जल नहीं रिस रहा है और संघनन के कारण अतिरिक्त जल एकत्रित हो रहा है। अब आगे है जल की विभिन्न अवस्थाएं। क्या है, जल की विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, पढ़ते हैं। जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी 3 अवस्थाएं होती है। दैनिक जीवन में देखी जा सकती है इस तीनों अवस्थाओं को। ठोस अवस्था में यह बर्फ के रूप में रहता है। गर्म करने पर बर्फ पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है और अधिक गर्म करने पर जल अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, पहला कौन सा अवस्था है। पहला यह बर्फ अवस्था में रहता है, जिसकी 3 अवस्था में रहती है। पहले ये बर्फ के रूप में रहता है, दूसरा ये द्रव के रूप में रहता है और तीसरा गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक है, आइए विभिन्न अवस्थाओं के गुणों की पहचान करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। एक पात्र में बर्फ का एक टुकड़ा डालें और इसे एक दूसरे आकार के पात्र में स्थानांतरित करें। आप बर्फ के टुकड़े के आकार में क्या परिवर्तन देखने हैं। आपने अवलोकन को तालिका 8.3 में अंकित करें। जल का एक पात्र से अलग आकार वाले दूसरे पात्र में डालें। अवलोकन करें कि बर्फ की तुलना में जल का व्यवहार कैसा होता है और इसे अंकित करें। क्या आपने ध्यान दिया कि जल एक पात्र से दूसरे पात्र में कैसे प्रवाहित हो जाता है, इसके आकार का क्या होता है। एक साफ सतह पर जल डालें और देखें कि यह कैसे फैलता है। जब जल अपने जल वाष्पीय रूप में परिवर्तित हो जाता है तो यह जल वाष्प कैसे प्रसारित होता है, इसकी तुलना जल के प्रसारण व्यवहार से करें। इसी तालिका में अपना देते कि आगे पढ़ते हैं, सारा आंसर मिल जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में जल के गुणों में क्या क्या अंतर है। देखिए, ठोस अवस्था अपना आकार बनाकर रखती है, चाहे उसे किसी भी पात्र में रखा जाए, जबकि जल उसी पात्र का आकार ले लेती है जिसमें उसे डाला जाता है। बर्फ बहती है और फैलती भी नहीं है, बहती और फैलती भी नहीं है। देखिए, अब है द्रव। ऊपर था ठोस पढ़ लिया हमने, अब द्रव पढ़ते हैं। द्रव बहता है और वह अपना आकार बदलता है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, लेकिन जल का आयतन स्थिर रहता है। क्या जल में भी फैलने के गुण होता है। हाँ, जल में आयतन स्थिर रहते हुए फैलने का गुण होता है। आगे है जल वाष्प, गैसीय अवस्था। समस्त उपलब्ध स्थान में फैल जाने का गुण प्रदर्शित करती है। गैस निश्चित आकार धारण नहीं करती है। जल वाष्प समान ताप पर भी विद्यमान रहती है, यद्यपि यह हमारे लिए अदृश्य है।
यह हमारे आसपास की वायु में विद्यमान है। कपड़े सुखाने या फर्श पर पोछा लगाने जैसी गतिविधियों से वाष्पित होने वाला जल हमारे चारों ओर वायु की जलवाष्प में योगदान देता है। अब आप जल की तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित हो चुके हैं। कुछ अन्य पदार्थ भी इन अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे मोम, तेल, घी। आइए ठोस, द्रव और गैस के कुछ और उदाहरण देखें। अपने आसपास देखें और ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण खोजें। ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण पत्थर, लकड़ी, बर्तन भी हो सकते हैं। द्रव अवस्थाओं के अन्य उदाहरण जिनके विषय में आप सोच सकते हैं, उदाहरण यह 2 उदाहरण हैं, दूध और तेल। 5 अन्य उदाहरण के बारे में आप सोच सकते हैं या लिख सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप रसोई घर में प्रवेश किए बिना भी खाना पकने की गंध को अनुभव कर सकते हैं? यह गंध हम तक कैसे पहुंचता है? ऐसा इसलिए कि स्वादिष्ट खाना पकने की सुगंध वायु के माध्यम से फैलती है और हमारी नाक तक पहुंचती है, भले ही हम रसोई घर में ही क्यों ना हो। देखिए, गैसों में अन्य उदाहरण क्या है, इनके बारे में आप सोच सकते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में, कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में आप क्या सोचते हैं? हम जल की अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? आगे टॉपिक है, हम जल की अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ेंगे। अब तक हम यह जान चुके हैं कि जल ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में रहती है। आप जल की अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? आप जल को तुरंत उसकी द्रव अवस्था अर्थात जल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? यदि हमें बर्फ को जल और जल को जल वाष्प में परिवर्तित करना है तो उसे ऊष्मा की आपूर्ति करनी होगी। यदि हमें जल को बर्फ में परिवर्तित करना है तो क्या करना होगा? जल को ठंडे वातावरण जैसे हिमीकरण यंत्र यानी कि फ्रीजर में रखकर ऐसा किया जा सकता है। जल जम जाता है और बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ बाहर निकालने पर पिघल जाती है और कतिपय जल में परिवर्तित हो जाती है वापस से। क्या आप जल के अलावा पुनः अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाती? मोमबत्ती जो मोम से बनती है, इसका एक उदाहरण है। हम मोमबत्ती के मोम को द्रव अवस्था में कैसे बदल सकते हैं? हम द्रव मोम को ठोस में कैसे बदल सकते हैं? हमें द्रव मोम को ठोस में बदलने के लिए उसे ठंडा करना होगा। आपने अन्य कौन कौन से द्रव पदार्थ देखे हैं जो ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं? क्या आपने शीतकाल में नारियल के तेल को ठोस अवस्था में परिवर्तित होते देखा? बिल्कुल। देखिए और भी जान लेते हैं। AWG वायुमंडलीय जल जनित्र। AWG मशीनें पीने योग्य जल बनाने के लिए आर्द्र वायु से जल एकत्रित करती है। यह कार्य वायु को ठंडा कर जल वाष्प के संघनन के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया बर्फ के ठंडे जल से भरे कांच के गिलास के बाहर पानी की बूंदों के बनने के समान है। ठीक है, अतः हम देख सकते हैं कि पानी और अन्य पदार्थ गर्म व ठंडा करने पर अपनी अवस्था बदल देते हैं। ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रम को पिघलना कहते हैं। ठोस की द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रम को पिघलना कहते हैं और द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे है, आइए चित्र पूरा करते हैं। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके जल से परिवर्तित हुए विभिन्न अवस्थाओं के चित्र 8.5 के क ख ग 1 2 3 4 के स्थान भरे। अपनी सहायता के लिए पहले सबसे भरे। देखिए, जल को तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पीकृत किया जा सकता है? धीमी या तीव्र गति से कैसे वाष्पीकृत किया जा सकता है? ठीक है, अनुभाग 8.1 में हमने वाष्पीकरण के बारे में सीखा। आइए अब इसे और अधिक जानते हैं। आपने अपने आसपास अवलोकन करे हुए कौन सी परिस्थितियां हैं जो प्रभावित करती है कि जल कितनी तीव्र से वाष्पित होता है? ठंडे दिन की तुलना में गर्म दिन में आप वाष्पीकरण में क्या अंतर देखते हैं? इस विषय में अपने मित्रों से चर्चा करें। निम्नलिखित शब्द चर्चा में आपकी सहायता कर सकते हैं। देखिए, पंखा, कपड़े सूखना, पसीना आना और तीव्र हवा वाला दिन, गर्म दिन, बरसात का दिन आदि। आइए जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों की जांच करते हैं। एक छोटी बोतल के ढक्कन में जल लें
आप जल की जगह सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक प्लेट में छोटी बोतल के ढक्कन के समान मात्रा में ही जल लें। बोतल के ढक्कन और प्लेट में जल का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, दोनों एक दूसरे के निकट रखें। प्रत्येक स्थिति में जल के पूरी तरह से वाष्पित होने में लगने वाले समय को तालिका 8.4 में अंकित करें। देखिए हमने कौन सी परिस्थितियां समान रखी, हमने इस अन्वेषण में क्या परिवर्तन देखा, हमने क्या मापा। तीनों का ये प्रश्न है, आगे इसका उत्तर मिल जाएगा। इन अन्वेषण में इस खोज में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि आप प्लेट में जल फैलाते हैं तो यह वायु के संपर्क में अधिक आता है, इसलिए इसका वाष्पीकरण तीव्र होता है। यदि उपर्युक्त क्रियाकलाप में जल के स्थान पर दूध मिला जाए तो क्या होगा। देखिए जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियां क्या क्या है, आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 8.7 से मिलता जुलता एक अन्य क्रियाकलाप करते हैं। इसके द्वारा यह जानने का प्रयास करते हैं कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। इस क्रियाकलाप में आप क्या परिवर्तन करेंगे और क्या समान रखेंगे। तालिका 8.5 में अपने खोज के अनुसार आंकड़ों को अंकित करें और उन पर चर्चा करें। जिन परिस्थितियों के बारे में आपने पता लगाया उनके अतिरिक्त हम जल को तीव्रता से मंद गति से कैसे वाष्पीकृत करते हैं, यह जानने के लिए आप क्रियाकलाप 8.8 कर सकते हैं। देखिए आगे क्रियाकलाप है, खोज करते हैं। दो समान बोतलों के ढक्कन ले, दोनों में समान मात्रा में जल भर दें। एक ढक्कन को सूर्य के प्रकाश में रखें, दूसरे को छाया वाले स्थान में रख दें। प्रत्येक 15 मिनट के बाद दोनों ढक्कन का अवलोकन करें। प्रत्येक स्थिति में जल के पूरी तरह से वाष्पीकृत होने में लगने वाला समय अंकित करें। आप इस गतिविधि को किसी हवा वाले दिन या बरसात वाले दिन दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं और अपना अवलोकन लिख सकते हैं या फिर तालिका में। देखिए सूर्य के प्रकाश एवं छाया में जल का वाष्पीकरण। क्रियाकलाप 8.8 और अन्य समान अनुभव से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। छाया वाले स्थान में रखे ढक्कन की तुलना में सूर्य के प्रकाश में रखे हुए ढक्कन से जल तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। इतना जो क्रियाकलाप किए हैं यही जानने के लिए किए हैं, ठीक है। जल तीव्रता से वाष्पीकृत होते हैं। क्या था, छाया वाले स्थान में रखे ढक्कन की तुलना में सूर्य के प्रकाश में रखे ढक्कन से जल तीव्रता से वाष्पीकृत या वाष्पित हो जाता है। प्रायः तेज धूप वाले दिन में कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्या तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं या धीमी गति वाले। प्रायः यह देखा गया है कि तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं। हवा की गति बढ़ने से जल की तीव्रता यानी कि जल तीव्रता से गति से वाष्पीकृत होता है, ठीक है। देखिए बरसात के दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बरसात के दिन अधिक आर्द्र होते हैं। यह चीज़ आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। यह भी प्रायः देखा गया है कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। बरसात के दिन पानी धीरे धीरे वाष्पित होता है। यदि वायु में जल की मात्रा पहले से ही अधिक है तो मंद गति से वाष्पित होता है। यदि आप बरसात के दिन अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आप इन्हें तेज़ी से कैसे सुखा सकते हैं। देखिए आगे, आबी की मां ने पीने का जल रखने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन की जगह मिट्टी का मटका खरीदा। विद्यालय से लौटने पर आबी ने मिट्टी के मटके पर ध्यान दिया और उसने उससे जल पिया। जल पीकर आबी आश्चर्य व्यक्त करती है और पूछती है कि मिट्टी के मटके में जल इतना ठंडा क्यों है। मैंने जल को स्टेनलेस स्टील की बर्तन में कभी ठंडा होते तो नहीं पाया। आपके विचार में इसका क्या कारण है। जल बर्तन की सतह से बाहर रिसता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। शीतलन प्रभाव के अन्य उदाहरण क्या है। ग्रीष्मकाल में फर्श और छत को ठंडा करने के लिए उन पर जल का छिड़काव इसका एक अन्य उदाहरण है। जब आप अपने हाथों में सैनिटाइजर लगाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। आइए इस सरल और बिजली मुक्त मसलों से पॉटिन पॉट कूलर का मॉडल बनाकर शीतलन प्रभाव का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप 8.9 का निष्पादन करते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ है इसमें। भिन्न भिन्न आकार के 2 मिट्टी के गमले लें, ठीक है, जैसे ये बाहरी परत और ये अंदर परत। बड़े गमलों के निचले हिस्से में रेत बालू की एक परत से भर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। छोटे गमलों को
बड़े गमले के बीच में रख दें, गमले के बीच के रिक्त स्थान में और अधिक रेत भर दें। जिस तरह से ये जो रेत देख रहे हैं इसी तरह से रेत भर दें। देखिए इस चित्र से समझते हैं, यहाँ रेत है, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, तब समझते हैं। यहाँ पे रेत भर दिए हैं, इसके नीचे में भी रेत है यहाँ पर भी, ठीक है। ये बड़ा गमला है, ये छोटा वाला गमला है, ये जो है अंदर में ये छोटा वाला गमला है, ठीक है। ये गीली जूट की बोरियाँ और ये ढक्कन है जिसको ऊपर से ढक देंगे। ये जूट की बोरियाँ हैं, इसका आगे चर्चा नीचे में है, करते हैं। रेत वाले क्षेत्र में जल डाल दें। छोटी गमले का शीर्ष ढक्कन के लिए मतलब ढकने के लिए ढक्कन या गीली जूट की बोरियां रख लें। जब गमले पर कूलर तैयार हो जाए तो आप चित्र भी बना सकते हैं। गमलों के पॉट इन पॉट कूलर को ठंडा करने के लिए 4-5 घंटे का समय दें। यह समय सीमा कई स्थितियों से प्रभावित हो सकती है। अवलोकन कर चर्चा करें कि किस प्रकार से गमले के अंदर शीतलन प्रभाव पैदा होता है। कूलर में रखे फलों और साग सब्जी की ताजगी की जांच के लिए उनका 1 सप्ताह तक प्रतिदिन अवलोकन कीजिए। रेत नम रखने के लिए आपको नियमित रूप से रेत नम रखने के लिए यानी कि उसमें नमी बरकरार रखने के लिए नियमित रूप से उसमें जल का छिड़काव करना होगा। उसमें साग और फलों को कितने दिनों तक ताज़ा रखा जा सकता है, वह कौन सी स्थितियां जो होगी जो इन दिनों की संख्या को प्रभावित कर सकती है। बेहतर शीतलन के लिए हम रेत के स्थान पर और क्या प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी इस अनोखे मिट्टी के पात्र से परिचित होंगे ही, जिसे सुराही भी कहा जाता है और चित्र 8.8 में दर्शाया गया है। यही है सुराही। देखिए ग्रीष्मकाल में सुराही का उपयोग जल ठंडा रखने के लिए किया जाता है। देखिए बादल हमें वर्षा कैसे देती है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि इसी से संबंधित ये भी है। बादल हमें वर्षा कैसे देती है, ठीक है। ठीक, संघनन जल को पृथ्वी की सतह पर वापिस लाने के प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन चीज? संघनन। यह कैसे होता है? जैसे जैसे वायु धरती की सतह से ऊपर उठती है तो ये ठंडी होती जाती है। एक निश्चित ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदें में परिवर्तित हो जाती है, जो आमतौर पर धूल के कणों के आसपास बनती है। ये छोटी जल कणिका वायु में तैरती रहती है और बादल के रूप में दिखाई देती है। बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर जल की बड़ी बूंद बनाती है। इसमें से कुछ बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे गिरने लगती है। इस गिरती हुई बूंदों को हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थिति में ये ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है। देखिए आगे है, क्या आप जानते हैं? इस चीज़ को पढ़ते हैं। जल वाष्प युक्त वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के आसपास हवा की पतली परत में ऊपर क्यों जाती है? जैसा कि हम जानते हैं कि हल्की गैसें से भरे गुब्बारे वायु में ऊपर जाते हैं, इसी प्रकार जल वाष्प वायु से हल्की होती है, जिसके कारण यह ऊपर जाती है। ऊपर क्यों उठती है? यह वाकई यह प्रश्न उठता है जिसका एग्जाम्पल या फिर जिसका आंसर ऊपर दिया गया है। आवी वर्षा का आनंद लेती है और एक कविता रचती है। आप भी इस कविता को पूरा कर अपनी कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए सामूहिक क्रियाकलाप में भागीदारी करते हैं। प्रयोग में न आने वाली 1 लीटर का एक खाली बोतल ले, उनमें लगभग 1 कप जल डालें, ढक्कन कसकर बंद कर दें। अब 2-3 मिनट तक लगातार बोतल को जल्दी जल्दी दबाएं और छोड़ें। फिर बोतल में जल के ऊपर के स्थान पर अवलोकन करें। समाचार पत्र पर एक छोटा टुकड़ा जलाकर जल में मिलाएं और इस प्रक्रिया को दोहराएं। क्या अवलोकन करते हैं? इस स्थिति में आप बोतल में जल के ऊपर कुछ धुंधलापन देखेंगे। समाचार पत्र के जलने से बहुत छोटे अदृश्य धूल के कण निकलते हैं, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर बादल का निर्माण करती है। हम अपनी समझ को दर्शाने के लिए क्रियाकलाप 8.11 में एक में जल कैसे अपनी अवस्था और अपनी गति बदलता है। आइए प्रक्रिया समझें। बॉक्स में दिए गए शब्दों और चिन्ह में
दर्शाए गए तीर के चिन्ह का उपयोग करके चित्र 8/9 तिरंकित कर दर्शाएं कि जल कहाँ संग्रहित है, जल कैसे अपनी अवस्था बदलता है और यह कहाँ जाता है। देखिए, बादल, झील, समुद्र या महासागर, नदी, भूजल, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, हिम, सारा कुछ इसी में। जल की अवस्था एवं गति में परिवर्तन, इस चित्र से सारा कुछ है। ठीक है। मैंने क्या अच्छा किया, क्या मैं जल चक्र के सभी भागों को नामांकित करने में सक्षम था या थी? जल चक्र के कौन से भाग मुझसे स्पष्ट नहीं थे? देखिए, पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जलवाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में जाता है और वर्षा, ओला और हिम के रूप में वापस लौट जाता है। ठीक है। अंत में बहकर महासागरों में चला जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण को जल चक्र क्या कहा गया है? जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जलवाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में चल जाता है और वर्षा, ओला और हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में बहकर यह महासागरों में चल जाता है। जल के इसी चक्र को जल चक्र कहते हैं। समझ गए होंगे। इस चीज़ को मैंने फिर से पढ़ चुका है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जानवरों और मनुष्यों के उपयोग में योग्य है। अधिकांश जल महासागर में है और इनका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता है। हम जल का उपयोग पीने के साथ साथ अन्य कई गतिविधियों के लिए भी करते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। जल की बढ़ती मांग के कारण विश्व के कई भागों में जल की कमी हो रही है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम सभी जल के बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे व्यर्थ होने से बचाएं। आइए हम अपने जलाशय को प्रदूषण से मुक्त कर दें, मुक्त रखें। आप प्रकृति का अमूल्य संपदा नामक अध्याय में जल और उसके संरक्षण के विषय में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रमुख शब्द हैं संघनन, समझ गए होंगे। वाष्पीकरण या वाष्पन, ये भी समझ गए होंगे। हिमीकरण, गैस, आर्द्रता क्या होता है, द्रव पिघलना, ठोस, जलचक्र या जलवाष्प। ठीक है। सारांश पढ़ते हैं, जिस चीज़ को हम ज़्यादा जोर देते हैं, सारांश पढ़ना। जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाता है। जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम संघनन कहलाता है। जल विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तापन या शीतलन करने पर जल अपनी अवस्था बदल लेता है। परिस्थितियाँ जो वाष्पीकरण को तीव्र या धीमी बनाती है वे संपर्क का क्षेत्र, नमी, हवा की गति इत्यादि है। ठीक है। वाष्पीकरण से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। वायु में विद्यमान जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसी दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले का रूप ले लेती है। तो इस चैप्टर को यहीं ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नए चैप्टर में।